हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रही है हमारी। एम लक्ष्मीकांत को हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 41। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमने 3 चैप्टर जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी, जिसके साथ हमने जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी देख लिया था। आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको इंट्रो में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें प्रोवाइड कराता है फाइनेंस कमीशन के बारे में एज अ कि ये क्या है, एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर, मतलब 5 साल के बाद ये प्रेसिडेंट इसको कंडक्ट करता है, क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एज सच अर्लियर टाइम एज ही डिज़ायर्ड नेसेसरी, मतलब ये नहीं कि 5 साल ही, प्रेसिडेंट के ऊपर है वो कैसे भी इसको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन में अब हम आ जाते हैं। तो आई थिंक मुझे इसको रब कर देना चाहिए। तो कंपोजिशन की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। तो इसके अंदर मतलब कंपोजिशन में क्या कंसिस्ट करते हैं, तो एक तो चेयरमैन होता है और साथ ही साथ इनमें 4 अदर मेंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एंड ये अपना ऑफिस जो है वो भी होल्ड करके रखते हैं बाय द प्रेसिडेंट, उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही। एंड ये एलिजिबल है फॉर द रीअपॉइंटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अथोराइज करता है कि इनकी क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करे। मेंबर्स ऑफ द कमीशन की जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन के आ जाता है और फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से जो है वो डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो इनकी कि कितने टाइम तक ये होल्ड करके रखेंगे, ये चीज़ को देखेगा। और पार्लियामेंट ये देखेगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का जो मैटर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, वही जो है वो उसी मैनर के अकॉर्डिंग ही इन्हें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन। तो जो चेयरमैन होगा ना वो कैसा बंदा होना चाहिए, मतलब उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके पास ना एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स। वहीं जो मेंबर्स हैं ना, जो 4 मेंबर्स हैं, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन या फिर किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, वो पॉइंट भी आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये कि वो एक जज हो सकता है हाई कोर्ट का जज, या फिर उसकी कंडीशंस को फुलफिल करे। 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1, कि मान लीजिए वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए उसकी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पर्सन है उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट्स में, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट में उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, फाइनेंस मैटर में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये भी बंदा जो है अदर मेंबर्स की कैटेगरी में इसको ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल नॉलेज हो, किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अच्छा अगर उसकी नॉलेज है तो वो 4 अदर मेंबर्स में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके कंपोजिशन में हमने क्या क्या देखा। तो चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स जो इसमें होते हैं, कुल मिला के 5 मेंबर्स इसमें होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करता है, री अपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद जो इनकी चेयरमैन होते हैं, जो इनके चेयरमैन हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स के अंदर। और जो 4 मेंबर हमने देखे उनके लिए क्या कंडीशन है, या तो वो जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या उसकी कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो सकते हैं। दूसरा कि उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के सब्जेक्ट में या फिर अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के उसमें। तो एक्सपीरियंस थर्ड पॉइंट में आएगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके
मैटर्स में फाइनेंशियल मैटर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि काफ़ी उनको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे कंपोजिशन में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि ये जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। अब इनके फंक्शंस अब एक एक करके हम देखते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना टैक्सेस का, कि मान लीजिए ये टैक्सेस है, उनको कैसे सेंटर में और स्टेट में, ठीक है, कैसे डिवाइड करना है, तो ये चीज़ें फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को बताते हैं, ठीक है। एलोकेट कैसे करनी है इनके बीच में, शेयरिंग कैसे टैक्सेस की करनी है, वो पहली बात ये बताते हैं इनको। दूसरी बात कि जो ग्रांट इन एड्स होते हैं, ग्रांट इन एड्स, तो ये कैसे देने हैं स्टेट्स को, सेंटर स्टेट को ग्रांट इन एड कैसे देगा, इनके बारे में फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। उसके बाद जो मेजर्स हैं नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो मतलब खर्चा वगैरह फंड्स वगैरह देने हैं स्टेट्स के अंदर, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जितने भी एनी अदर मैटर्स जो होते हैं वो रिलेटेड इससे होते हैं फाइनेंस से कोई भी एनी अदर रिलेटेड मैटर जो है वो भी प्रेसिडेंट जो है उसको रेफर किए जाएंगे बाय द फाइनेंस कमीशन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस मतलब ये तो हमने पॉइंट वाइज देख लिया, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि टिल 1960 जो है ये जो कमीशन है ना वो सजेस्ट करता था कि जो ग्रांट्स दी जाती हैं किन स्टेट्स के अंदर, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वो इन ल्यू ऑफ मतलब अगेंस्ट थी, मतलब उसके ल्यू में थी ऑफ assignment of any share of the net proceed in each year of the export duty of on the jute and jute products, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर जूट की पैदावार, जूट प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो इनके अगेंस्ट में जो है वो ग्रांट दी जाती थी अगर उनकी नेट प्रोसीड जो थी इन ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कि जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती थी। ये जो ग्रांट्स दी जाती थी ना इनको, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाती थी। वो टेम्परेरी पीरियड 10 ईयर्स होता था, 10 ईयर्स था फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उसके 10 साल के अंदर मतलब ये ग्रांट जो है असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को दी जाती थी। अब आप खुद सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और 1960 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 10 ईयर्स तक ये जो है देने की बात की गई, ये ग्रांट्स इन 4 स्टेट को। तो ये 4 स्टेट आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें ये भी लिखा हुआ है, तो जो कमीशन है ना वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमने प्रीवियस मतलब ईसी में भी देखा था और यूपीएससी वाले चैप्टर में भी देखा था और एसपीएससी वाले चैप्टर में भी देखा था। और फाइनेंस कमीशन में आपको ये याद रखना है कि ये फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करवाती है, और फिर प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट ये किसके आगे रखता है, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फिर ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं प्रेसिडेंट को, मतलब फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी है प्रेसिडेंट को। आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर दोबारा से फटाफट से देख लेते हैं कि जो टैक्सेस होते हैं सेंटर एंड स्टेट में कैसे शेयरिंग होनी है, इसके बारे में रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को। दूसरी बात ग्रांट इन एड जो दी जाती है सेंटर जो स्टेट को देता है उसके बारे में। उसके बाद हमने देखा कि जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं उनमें फ़ंड कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एनी अदर मैटर जो होगा वो रिकमेंड किया जाएगा फाइनेंस कमीशन द्वारा टू द प्रेसिडेंट। फिर हमने देखा कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना फाइनेंस कमीशन की वो प्रेसिडेंट को सबमिट कराई जाती है, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखता है एंड बताता है कि क्या रिकमेंडेशन दी है फाइनेंस कमीशन ने प्रेसिडेंट को। और फिर हमने देखा कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना मतलब
फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके 10 साल के अंदर जो है टिल 1960 ये जो 4 स्टेट थी असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको ग्रांट्स दी गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते थे, एंड क्योंकि उनका in lieu of the assignment of any share of the net proceed in each year of the export duty जो कि इन जूट प्रोडक्ट्स पे लगती थी। उसके बाद हम बात करते हैं एडवाइजरी रोल की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंस कमीशन है ना वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो रिकमेंडेशन क्या वो बाइंडिंग है, तो आपको याद रखना है नहीं, इसकी भी रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ अप टू द यूनियन गवर्नमेंट की इनकी बातें माननी है या नहीं माननी है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द मतलब इट इज़ नो वेयर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं लिखा हुआ कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट है on the government, and it would give rise to a legal right in favor of the beneficiary state to receive the money recommended to be offered to them by the commission, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे जो 4th फाइनेंस कमिश्नर थे, ठीक है, डॉक्टर मतलब चेयरमैन थे उसके पीवी राजा मन्नर। तो उन्होंने ये बताया कि सिंस जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्सपेक्टेड टू बी अ क्वासी जुडिशियल, इसके जो रिकमेंडेशन है ना शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस देयर आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। तो इसके रिकमेंडेशंस को मानने के लिए भी बोला गया इनके द्वारा, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्सपेक्टेड दैट कि ये एक क्वासी जुडिशियल है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजा मन्नर जो थे वो कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो ये आपको बात याद रखनी है। ये एडवाइजरी बॉडी है, नॉन बाइंडिंग जो है इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 2 ही टॉपिक रह गए, फटाफट से देख लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के आने से फाइनेंस कमीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी है वो किसके ऊपर फोकस करता है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर, क्योंकि ये बैलेंस व्हील की तरह है ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन द इंडिया। तो ये लाइन आप याद रखेंगे कि ये एक तरह से बैलेंस व्हील का काम करता है ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसका रोल क्या है कि जो सेंटर स्टेट के फिजिकल रिलेशंस हैं उनको डिटरमाइन करना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन जो है न्यू इमर्ज हो रही थी, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना। और उसके बाद जो हमने पहले ही देखा कि जो 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजा मन्नर, ठीक है, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि कैसे फाइनेंस कमीशन के और इसके प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस है, ठीक है, वो कैसे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो यही तो हमने इम्पैक्ट देखा कि इनके जो फंक्शंस थे ना दोनों के वो ओवरलैप हो रहे थे। इट इज़ द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन दैट हैज़ इन प्रैक्टिस restricted the scope and functions of the finance commission। फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन के बनने से जो फाइनेंस कमीशन के जो रोल्स थे वो एक तरह से लिमिटेड से होके रह गए। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि आई से मतलब ये कहते हैं, ये चेयरमैन जो है वो कहते हैं, इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर हैज़ बीन नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कन्फाइन द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड टू merely sustain and cover the revenue gap of each state on review of the forecast of revenue and एक्सपेंडिचर फर्निश्ड बाय द स्टेट, की स्टेट कैसे जो है वो एक्सपेंडिचर को लेके चलता है, वही बात प्लानिंग कमीशन बता रही एंड वही बातें जो है वो फाइनेंस कमीशन बता रही। तो इनकी बातों में जो है वो ओवरलैप सा होने लग गया, ठीक है। तो इसकी वजह से प्लानिंग कमीशन की वजह से फाइनेंस कमीशन की जो पोजीशन थी उस पर फ़र्क पड़ा। तो जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 275 जो कि ग्रांट इन एड की बात करता है ऑफ द रिवेन्यू ऑफ द स्टेट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ग्रांट इन एड्स की बात कौन से आर्टिकल में होती है। तो ग्रांट इन एड्स की बात आपकी होती है आर्टिकल 278 में। वहीं जो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आर्टिकल 280, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्रांट इन एड्स की बात 275 ये याद रखना है। तो ये सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं करता है। देयर इज़ नो लीगल वारंट फॉर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द scope of the finance commission all capital grants, even the capital requirement of the state may be properly met. Grant in aid under the article 275 made on the recommendation of the finance commission। मतलब ये इसके अंदर दूसरे जो ग्रांट्स होती हैं, जो भी फंड्स होते हैं, उनके बारे में पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो ये लीगल पोजीशन जो है is that there is nothing in the constitution to prevent the finance commission from taking into the consideration both the capital and the revenue requirement of the state, and कि वो कैसे खर्चा कर रहे हैं of the grants अंडर द आर्टिकल 275 एंड उसको कैसे रिकमेंड करना है। ठीक है, एंड बट द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो वो एक तरह से ना डुप्लीकेशन का काम करने लगा, ओवरलैपिंग होने लगी इनके फंक्शंस के अंदर, एंड वो अवॉइड करने लगा कि जो प्रैक्टिसेस पहले किया जाता था उन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने लगे। ठीक है, विच हैज़ रिजल्टेड द कर्टेलमेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन जो है ना वो अपने ही तरीके के फंक्शंस आगे साबित मतलब करने लग गई, बनाने लगी। इससे फाइनेंस कमीशन को लगा कि हमारी जो पोजीशन है वो डिटीरियोरेट हो रही है। उसके बाद ये जो पूरा जो फंक्शन था इसके अंदर बोथ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो थे उसको प्रिव्यू किया गया कि कैसे प्लानिंग कमीशन जो है वो अपने तरीके से चल रही है, एंड जो सेंटर के भी जो प्लान प्रोजेक्ट होते हैं वो भी जो है प्लानिंग कमीशन ही देख रही है, एंड उनके जो ग्रांट्स एंड लोन होते हैं वो सभी कौन उसको रिकमेंड कर रहा है, प्लानिंग कमीशन ही रिकमेंड कर रहा है इंस्टेड ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो ये बॉडी जो है it is obvious that the body like the finance commission cannot operate in the same field। अब फाइनेंस कमीशन को सेम फील्ड में तो वो काम करेगी नहीं, क्योंकि वही काम जो है वो प्लानिंग कमीशन कर रही है। तो इसके लिए द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन नाउ कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग the revenue gap of each state and providing for filling up the gap by the schemes of the devolution, partially by the distribution of the taxes and duties and partially by the grant in aids। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि फ्यूचर फाइनेंस कमीशन को may ask to make the recommendation the principle which should be govern the distribution of plan ग्रांट्स टू द स्टेट। तो आगे चल के फाइनेंस कमीशन को ये बोला गया कि आप इसके बारे में प्लान बनाइए कि कैसे जो ग्रांट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द स्टेट। तो ग्रांट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द स्टेट, ऐसा बोला गया कि आप इसके बारे में प्लानिंग बनाइए। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देने लग गया स्टेट्स को कि कैसे जो है 5 ईयर प्लान जो है आप उसको लेके चल सकते हैं, और उसके ग्रांट्स मतलब कि जो कैसे लेके चलना है ये तो ये प्लानिंग कमीशन बताता था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन वही तो था 5-5 साल का 5 ईयर प्लान। तो उसमें ग्रांट्स को कैसे खर्च करना है ये अब फाइनेंस कमीशन बताने लग गया। तो जो अपॉइंटमेंट होती थी ना फाइनेंस कमीशन की, देयरफॉर हैज़ टू बी सो टाइम्ड दैट इट विल हैव बिफोर इट दिस आउटलाइन बिफोर इट फाइनलाइजेज द रिकमेंडेशन। मतलब फाइनेंस कमीशन जो है ना फटाफट अपनी रिकमेंडेशन को फाइनलाइज कर देता था। एंड वाइल द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान ग्रांट विल बी सेट अप बाय द फाइनेंस कमीशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल फ्रॉम ईयर टू ईयर विल बी लेफ्ट टू द प्लानिंग कमीशन एंड द गवर्नमेंट। तो ये सारा जो है इसमें बताया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कमीशन जो है वो कमीशंस अपॉइंटेड की। तो इसमें टिल नाउ जो है 14 फाइनेंस कमीशन जो है अब तक अब तो 15th भी आ गया जो कि 2020 से जो है 2025 तक 5 ईयर का वो चलेगा। ठीक है जी, ये जो मेरे पास पुराना एडिशन है उसमें 14 लिखे हुए, तो अब 15th वाले भी आ गया है। तो 15th वाले के जो चेयरमैन है उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मैं डिस्कस भी करूँगी वैसे। ठीक है, और ये जो कमीशन के अपॉइंटेड मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 275 ये ग्रांट इन एड की बात करता है। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस थे वो ओवरलैप होने लग गए इसके आने थे, तो ये इम्पैक्ट जो है फाइनेंस कमीशन के ऊपर पड़ा। ठीक है, उसके बाद कमीशन अपॉइंटेड पे पहला जो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे उनका नाम आपको याद रखना है केसी नियोएगे। ठीक है, प्रनाउंस कर लीजिएगा इनको। अच्छा, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान के उसमें थे, तो यहाँ पे आपको एक तो 14th पूछा जा सकता है।
ठीक है। 14th वाले थे वाई वी रेड्डी, एंड 15th जो करंट वाले हैं वो पूछे जा सकते हैं एन के सिंह। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन कब तक था? ये 15 से 20, और ये जो न्यू वाला है जिसके चेयरमैन एन के सिंह है वो 2020 से 25 तक के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये एडवाइजरी बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसेज। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।